वो सपोर्ट करता है कि ये जो है ना एक जो इस तरह का दिमाग जब आदमी लेकर ही पैदा होता है तो धर्म से ही हम उसको पवित्र या और उसका अपोजिट अब उसका कहना था आपका जॉन लॉक का कि नहीं सही एजुकेशन दिया जाए तो ऐसी बात नहीं कि जनते ही में बनवा अगर सही अब जैसा एजुकेशन नहीं वैसा हो जाएगा मतलब एक तीसरा व्यू आप किसी आलोचक का उस विषय को लेकर के उसके बाद हमारी जो तीन पीढ़ी हम मान के चल रहे थे कि एक वरिष्ठ पीढ़ी फिर जो बीच की पीढ़ी है और फिर जो नई पीढ़ी है हमारी कोशिश थी कि तीनों पीढ़ी एक साथ हमारे सामने आए और कम से कम हमारे भारतीय भाषा केंद्र इस विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके साथ उनका एक परिश्रम इसी परिकल्पना के साथ हम लोगों ने इस पूरे आयोजन की रूपरेखा तैयार की। उद्घाटन वाले दिन प्रोफेसर मैनेजर पांडे नामश्री का मुख्य वक्तव्य था और हमारे तीन लेखक केदारनाथ श्री ने अपनी कविताएं सुनाई और बिरला गर्ग ने उपन्यास का पाठ किया और फिर संजीव ने अपनी कहानी सुनाई। कल के सत्र में कथा पाठ हुआ जिसमें प्रेम कुमार मणि सुजन विश्वनाथन, पंकज बिष्ट, सूर्यनाथ सिंह, राकेश तिवारी और दईराम मीना ने अपनी कहानियों को उपन्यास के अनुसार आपके सामने रखी और रोहिणी अग्रवाल का कीनोट एड्रेस हुआ था कल। इसी कड़ी में आज हमारी कोशिश थी कि कविता जो हमारे कवि हैं हिंदी के जिन सवालों से वो बार बार टकरा रहे हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं वे कौन से सवाल हैं और इसी पर हम लोगों ने आज के सत्र के लिए रविभूषण जी से आग्रह किया था कि कविता और हमारे समय पर एक वक्तव्य थे 15-20 मिनट का और उसके बाद हम काव्य पाठ हमारा शुरू होगा और आज के हमारे आमंत्रित कवि हैं अशोक वाजपेयी जी, मंगलेश डबराल जी, लीलाधर मंडोई जी, अनामिका जी, बद्री नारायण जी, दिनेश सिंदर जी, जयप्रकाश कर्दम, मकरंद परांजपे और परिसंवाद में हमारे भाग लेने वाले जो आज के साथी हैं मित्र हैं दुर्गा प्रसाद गुप्त जी हैं, मृत्युंजय प्रभाकर हैं, उनिता सैदानंद है। बहुत सारे हमारे साथियों ने हमारे वरिष्ठ आलोचकों ने कुछ व्यस्तताओं के कारण कहा कि नहीं आ पाएंगे। पुनः इसी आशा के साथ आप सबका स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले रविभूषण जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस सत्र का मुख्य वक्तव्य आपके सामने रखें। प्रोफेसर रविभूषण जी। मित्रों, साथियों और हमारे समय के उम्र के 5 महत्वपूर्ण हमारे समय का साहित्य पर केंद्रित इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का उद्घाटन करते हुए इस विश्वविद्यालय के कुलपति सुधीर कुमार सोपोरी ने एक अमेरिकी पत्रकार और लेखक 58 वर्षीय हेजेस को उद्धृत किया। We live in a period where university destroys knowledge, press destroys information, doctor destroys health, bank destroys economy, judiciary destroys justice, and religion destroys moral. इसमें राजनीति का कहीं उल्लेख नहीं है। उद्घाटन दिन से लेकर के आज तक देवेंद्र चौबे लगातार 1990 की चर्चा कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि संभवतः वो 1990 को इसलिए यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि यही वह वर्ष है और इसके बाद मनमोहन सिंह की नई आर्थिक नीति और इस देश में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था वाशिंगटन कॉन्सेंसस के तहत लागू की जाती है। थोड़ा सा हम हेजेस को भी जान लें। 2012 में जो सैको के साथ उन्होंने एक किताब लिखी है डेज ऑफ डिस्ट्रक्शन डेज ऑफ रिवोल्ट। 3 नवंबर 2011 को न्यूयॉर्क में क्रिस्टोफर लाइन हेजेस को अन्य कुछ लोगों के साथ ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट प्रदर्शन के कारण गिरफ्तार किया गया था।
इस विश्वविद्यालय के कुलपति ने जब हेजस को उद्धृत किया तो यह विश्वविद्यालय देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, और हेजस के उद्धरण में यह है कि यूनिवर्सिटी विदाउट नॉलेज। अब सवाल यह उठता है कि विश्वविद्यालय, प्रेस, चिकित्सक, बैंक, न्यायपालिका और धर्म, इन छहों की भूमिका क्यों बदली और कब से बदली? जब तक हम इसे नहीं जानेंगे, हम समझते हैं कि हमारा समय एक अमूर्त रूप में हमारे समक्ष उपस्थित रहेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि यह जो हमारा समय है, यह दो ट्रियोज का समय है। मुख्य रूप से विश्व स्तर की हम बात कर रहे हैं। पहली त्रयी है जिसे मैं उनिभू कहता हूं, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। और दूसरी त्रयी है जिसे मैं अविक कहता हूं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। इन दोनों त्रयों की सिद्धांत या विचार योजना की निर्मिति में दो अर्थशास्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें एक है हायेक, जो ऑस्ट्रियन है, और दूसरे हैं मिल्टन फ्रीडमैन, जो शिकागो ऑफिस स्कूल से जुड़े हुए थे, और उनकी एक प्रमुख भूमिका रही है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने अपने अर्थशास्त्रीय चिंतन में बाजार को केंद्र में रख दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और अमेरिकी नागरिक रघुराम राजन के अमेरिका के दफ्तर में, उनके कमरे में हायेक और फ्रीडमैन के चित्र टंगे रहते थे। हमारा समय अर्थशास्त्र और राजनीति के संयुक्त संचालन और नियंत्रण में है। आइंस्टाइन ने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान शब्द समाज कहा था, सोसाइटी। आइंस्टाइन ने कहा था, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का सबसे जो कीमती शब्द है वह है सोसाइटी, कि जीवन भर हम सोसाइटी से बहुत कुछ पाते रहते हैं, और हमें देखना यह चाहिए, सोचना यह चाहिए कि हम बदले में इस समाज को क्या देते हैं। ठीक उसके वर्षों बाद 80 के दशक में मार्गरेट थैचर ने साफ शब्दों में यह कहा कि समाज कुछ भी नहीं है। और जब मार्गरेट थैचर का निधन हुआ तो लंदन वासियों ने कहा कि एपिटाइन की मृत्यु हो चुकी है। 70 के दशक से अंत से स्थितियां बदलती हैं। जिसे थैचरिज्म और इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वह इसी के बाद से है। मनमोहनिमिक्स तो बहुत बाद में आया, या कल होकर के अगर नमो इकोनॉमिक्स अगर आता है तो यह भी बात कीजिए। सबके सूत्र, सबके तार वहीं से बंधे हुए। एक समय में कई समय विद्यमान रहता है। राजनीति और आर्थिकी ने इस वर्तमान को बहुत कुछ बदल डाला है, और अतीत में भी सेंधमारी की है। इसलिए जब द एंड ऑफ हिस्ट्री की बात होती है या स्मृति लोक की बात की जाती है, तो यह उनके एजेंडे में शामिल हुआ करता है। कवि के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कवि का शरीर तो यथार्थ में रहता है वर्तमान में, लेकिन कवि केवल वर्तमान में नहीं रहता। उसके साथ स्मृतियां होती हैं, और हमेशा एक स्वप्न रहा करता है। इस स्वप्न विहीन समय में केवल कवि ही स्वप्न देखता है। वह जानता है सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, पास। रामचंद्र शुक्ल ने जब कवि कर्म के उत्तरोत्तर कठिन होने की बात कही थी, तब वह समय को ही ध्यान में रख रहे थे। इस सुविधा युक्त समय में रचना कर निरंतर कठिन होता जाता है। विकास का मनमोहनी या मोदीय ढांचा केवल मध्य वर्ग के लिए है, और हमारे अधिसंख्य कवि केवल हिंदी में ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं के भी इसी वर्ग से आते हैं। भौतिक धरातल पर न सही, संवेदना के धरातल पर जब तक सामान्य जन से जुड़ा नहीं जाता, कविता तो लिखी जाती है, लेकिन कवि कर्म सार्थक नहीं हो पाता। कुछ तो बात रही होगी जब शमशेर ने साफ और साहसी स्वरों में यह कहा था, काल तुझसे हो रहे मेरी।
नागार्जुन ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी, प्रतिबद्ध हूं, आबद्ध हूं, संबद्ध हूं, और त्रिलोचन ने अपने समय के कवियों को यह बताया था कि उस जनपद का कवि हूं। निराला ने तुलसीदास कविता में देश काल के सर से बिधने की बात कही थी, अर्थात ये कवि के लिए यह आवश्यक होता है कि वह देश काल के सर से बिधे। जब तक देश काल के सर से बिधेगा नहीं, तब तक एक बेहतरीन, एक सशक्त और एक सार्थक कविता शायद लिखी नहीं जा सकती। निराला ने उसी समय लिखा था, अपने भविष्य की रचना कर रहे सभी। जाहिर है कि हम साहित्य के भविष्य पर ध्यान देते हैं, कविता के भविष्य पर हम चिंता करते हैं, या क्या? उन्होंने स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। ये कुछ पहले के हिंदी के कवियों की काव्य पंक्तियां मैं इसलिए उद्धृत कर रहा हूं कि वह समय औद्योगिक पूंजी का समय था, और आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो ये वित्तीय पूंजी, आवारा पूंजी, लंपट पूंजी, उच्छृंखल पूंजी, आकर्षक और आक्रामक पूंजी का यह समय है। यह उस समय हिंदुस्तान में यह पूंजी आई भी नहीं थी, और निराला ही नहीं, प्रसाद कामायनी में श्रद्धा से मनु को यह खलवा रहे थे कि अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। और स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में मुक्तिबोध ने जो अंधेरे में कविता लिखी, जिसकी ये 50वीं वर्षगांठ है, उन्होंने एक तरफ से वह कविता लिखी और यह कहा कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, मर गया देश, करे जीवित रह गए तुम। वैसा आत्मधिक्कार और आत्मचित्कार या आत्ममंथन बाद के कवियों में बहुत कम सुनाई पड़ता है, दिखाई देता है। एक रास्ता तो यह था हमारे समय के साहित्य या हमारे समय की कविता पर विचार करते हुए, जो यहाँ हिंदी के 5 बेहद महत्वपूर्ण कवि उपस्थित हैं, उनकी काव्य पंक्तियों को हम सामने रख करके ये बताएं कि समय यहाँ बोल रहा है। ये समय सबकी कविता में ध्वनित हो रहा है, चिन्हित हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह से लेकर अनुज लुगुन तक हिंदी कविता में 5 पीढ़ियां निरंतर सक्रिय हैं, और शायद ही कोई ऐसा कवि होगा जिसकी कविता में यह समय जो है वह ध्वनित नहीं हो रहा हो, वह पूरी तरह मौजूद है। लेकिन उस पर अपना ध्यान आकर्षित न करते हुए, जैसे कि हिंदी आलोचना करती रही है, मैं कुछ दूसरी बातें आपके समक्ष दूसरी तरह से उपस्थित करना चाहता हूं। वह यह कि क्या कविता का जीवन कवि के जीवन से सर्वथा विलग होता है? कविता को जीवन प्रदान कौन करता है? क्या पाठक, क्या आलोचक? नामवर सिंह कविता को जीवन प्रदान नहीं कर सकते। कविता को जीवन प्रदान करने वाला उसका रचयिता ही होता है, उसका कवि ही होता है। स्वार्थों के टेढ़ियर कुत्ते पालने की बात मुक्तिबोध ने की थी, और जैसा कि हमने कहा कि कामायनी में भी इस तरह की बात आई थी। उस समय क्या 3 दशक पहले तक, 1980 के पहले तक भारत में वित्तीय पूंजी, बाजार पूंजी या कॉर्पोरेट पूंजी, या जिसे क्रोनी कैपिटल भी कहा जाता है, ये मौजूद नहीं था। यह सोचना बिल्कुल गलत होगा कि जब हम कैपिटल पर बात करते हैं तो यह एक अर्थशास्त्र का विषय होता है, जब हम राजनीति पर बात करते हैं तो राजनीति का विषय होता है। एकदम गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र ने पहली बार पूंजी के इतिहास में पिछले 3 दशकों में पूंजी ने यह कमाल किया है कि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र भी नहीं है जिस क्षेत्र में उसने प्रवेश न किया हो। वह हमारे हृदय के भीतर, हमारे मानस में, हमारे घरों में, हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में, हमारी रचना कर्म में, हमारे चिंतन में, हमारे मानस में, सर्वत्र कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उपस्थित है, सूक्ष्म या स्थूल रूप में। उसकी यह कोई हद नहीं, उसने सारी हदें पाल कर ली है। इसलिए आज के समय में यह जो हमारा समय है, यह इकोनॉमिक्स केवल इकोनॉमिक्स का ही के अंतर्गत नहीं है, यह कल्चर के अंतर्गत है, यह लिटरेचर के अंतर्गत है, यह कविता के अंतर्गत भी है।
आज जिस याराना पूंजी की बात की जाती है वह पहले कहाँ थी? इस पूंजी से जुड़ी नीतियों ने, जिसे हम उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया है। उसने शब्द के अर्थ को उलट दिया है, उसने लय छीन ली है, उसने छंदों का दूसरे अर्थ में सत्यानाश कर दिया है, उसने ध्वनियों पर, संकेतों पर सभी जगह प्रहार कर दिया है। ये सब इतने सूक्ष्म रूप में और सूक्ष्म रूप में घटित हो रहा है, जिस पर हम समझते हैं कि हमारे समय के कविगण बड़ी गहराई के साथ शायद ध्यान देते हैं। 1972 में ही नागार्जुन ने चुनाव को प्रहसन कहा था, और आज इस देश की एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी भारत विजय रैली कर रही है, यानी भारत से प्रमुख उसका दल और उसके दल से प्रमुख उसका नेता। हम एक ऐसे समय जी रहे हैं, हमारा अपना समय, एक रचनाकार का समय, जो उसका सार्थक होता है, जो सर्जक का समय हुआ करता है, उस सर्जक के समय में भी थोड़ी सी एक प्रकार का प्रवेश किया जा रहा है। इसलिए इन सारे परिदृश्य को देखना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। नागार्जुन ने सालाना बजट पर और पंचवर्षीय योजनाओं पर कविताएं लिखी थी। 70 के दशक में धूमिल हो, रघुवीर सहाय हो, और भी कई कवियों के हम नाम ले सकते हैं, जिन्होंने संसद पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए थे। उस समय संसद से सड़क तक भिन्न रूप में ही सही लड़ाई जारी थी। आज ज्यादा समझौते जारी हैं। रघुवीर सहाय ने सवाल किया था, हत्यारों के क्या लेखक साझीदार हुए। आज सब कुछ बदल चुका है। यह बदलाव किस दिशा में है, किसके लिए है? काबुल में काबुल कहाँ है, लाहौर में लाहौर, लखनऊ में लखनऊ। संभव है कुछ वर्ष बाद आप यह भी कहें कि जेएनयू में जेएनयू कहाँ है। चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। यह नव उपनिवेशवाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद का समय है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का चेहरा बदल चुका है। फासिस्ट ताकतें दौड़ रही हैं। बड़ा पूंजी और फाइनेंस कैपिटल का आतंकवाद से, संप्रदायवाद से गठबंधन हो चुका है। शायद ही ऐसा कोई कवि हो जिसकी कविता में समय बच नहीं रहा हो। कहीं यह टिक टिक रूप में है, तो कहीं यह सघन और गहन रूप में। केदारनाथ सिंह की एक कविता में, जो उनके ताजे संकलन सृष्टि पर पहरा में क्लोन समय की उन्होंने बात की है, उनकी कविता का एक शीर्षक है समय से पहली मुलाकात। अब किससे पूछूं, यह मेरा तो नहीं, आखिर किसका समय है जो बचता रहता है मेरी घड़ी में? कवि का अपना समय होता है, क्या यह आकांक्षित समय है? अशोक वाजपेयी की इधर हाल में प्रकाशित 2 कविताओं के शीर्षक हैं नक्षत्रहीन समय और कितना समय। हमारा समय कथाएं दोहराने का नहीं, नई कथाएं खोजने और गढ़ने का है। कवि के समक्ष ऐसा संकट, कविता के एक पाठक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि पहले नहीं था। केवल भाषा और शब्द ही नहीं, ध्वनि संकेत, जैसा कि मैंने पहले कहा, सब कुछ बदले जा रहे हैं। इस समय को अस्मितावादी विमर्शों में रखकर देखना, नए युग में शत्रु की सही पहचान से अपने को दूर रखना होगा। ये जो अस्मितावादी विमर्श चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये चलने चाहिए, चाहे वो नारी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो दलित हो। लेकिन जिस देश में किसान 5 लाख की संख्या में अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे कविगण ने उस पर कितना लिखा है। गुजरात नरसंहार पर काफी कविताएं लिखी गई, अच्छी कविताएं लिखी गई। हमें खोजना पड़ता है कि कौन सा कवि किसानों के पास जा रहा है। तो क्या इस समय में गांव से शहर की दूरी, किसान और मजदूर से जो श्रमिक वर्ग है, उस श्रमिक वर्ग से रचनाकारों की दूरी बढ़ चुकी है या क्या है? ये कुछ सवाल है जिसको कि चूंकि हमारे सामने आप सभी हिंदी के महत्वपूर्ण कवि मौजूद हैं, इसलिए मैं अपने सवाल को भी आपके सामने शेयर करना मैं चाह रहा हूँ। नए युग में शत्रु की सही पहचान से अपने को दूर रखना होगा, क्योंकि मंगलेश ने लिखा है, भाषा में ऑक्सीजन लगातार घट रही है, उखड़ रही है शब्दों की सांस। तो ये ऑक्सीजन कब से घट रही है, ये शब्दों की सांस कब से उखड़ रही है, ये शब्द और आचरण में इतनी भिन्नता कब से आ गई, ये शब्द और कर्म में इतनी दूरी कहां से आ गई? ये राजनीतिज्ञों ने तो अपनी बदमाशियों और चालाकियों के साथ हमारे समय में की है। तो कभी, जैसा कि मैं मानता हूं कि पृथ्वी का सर्वोत्तम प्राणी अगर कोई होता है तो वह कवि होता है। इसलिए कवि को शब्दों को
ध्वनियों को, भाषा को, समाज को, जीवन को और यहाँ तक कि हवाओं और नदियों को, गतियों को, लयों को और पूरी तरह पृथ्वी को बचाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वह कवियों की ही हुआ करती है, वह किसी दूसरे की नहीं होती। राजनीतिक तो उसका सर्वनाश करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं अपने समय की विश्व राजनीति को ध्यान में रखते हुए, या हमारे देश में जो इस तरह से कोहराम जो मच रहा है अभी जो आने वाले लोकसभा का जो इलेक्शन चुनाव है उसे ध्यान में रखते हुए, तो कवि का यह जो दायित्व होता है यह हमें देखना होगा। कवि के समक्ष ऐसा संकट पहले नहीं था। ये घर, परिवार, प्रेम, संबंध, मैत्री, संस्थान, संसद, लोकतंत्र, गांव, कस्बा, शहर, सब कुछ बदल रहा है। खबरों का मुंह विज्ञापन से ढका है, खबरें भी साफ साफ नहीं आ रही है। ये जरूरी का एक काव्य संकलन है यह, यानी संस्था जो है वह दुष्चक्र में है वीरे, और नए बैंक में पुराने बैंक की कोई छाया नहीं है। ये सारा पुराना कल का, यानी वर्तमान को अतीत से इतना विच्छिन्न कैसे कर दिया गया है, यथार्थ को स्मृति से, स्वप्न से। जबकि कवि का काल सीमित नहीं होता, वह एक अखंड काल में जीता है, वह प्रजापति होता है, वही सबसे बड़ा रचयिता है, वह सृष्टि करता है। हमारे काव्य संसारे कवि प्रेम प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम प्रथितम परिवर्तते। सिम्बोर्स्का ने जब 20वीं शती पर कविता लिखी थी तो उसमें एक गहरी बेचैनी थी, उम्मीदों का खत्म हो जाना था। किस 20वीं शताब्दी से हमने जो उम्मीदें लगा रखी थी वो उम्मीदें कैसे नष्ट हो गई। इस 21वीं सदी में कविता की भूमिका कहीं बड़ी है। कवि मेरी दृष्टि में, जैसा कि मैंने आपके सामने कहा, सर्वोत्तम प्राणी है, और जो कुछ भी जीवनदायी है उसे बचाने का दायित्व उस पर है। तो यह भी उसी का दायित्व है कि जो भी जीवन को नष्ट कर रहा है उससे संघर्ष करना भी सबसे ज्यादा कवि को ही है। वह रचयिता है, उसे सच के साथ हमेशा तन कर खड़ा होना होगा। उसे अपने भौतिक नश्वर शरीर की रक्षा से कहीं अधिक शब्दों, भाषा और जीवन की रक्षा के लिए आगे आना होगा। हम ये नहीं कहते, आप सभी जो यहाँ महत्वपूर्ण कवि विद्यमान है उनकी कविता की पंक्तियों को हम लेकर के कह सकते हैं, लेकिन ये पंक्तियां बहुत कम ऐसी पंक्तियां हैं जो हमारे हृदय में प्रवेश करके अपना एक अस्थायी निवास बना ले, हमारे मानस में उपस्थित होकर के वो एक अपना अमिट स्थान बना ले। ऐसा नहीं, ये रचना है, रचयिता है, कवि लिख रहा है, कविताएं लिखी जा रही है काफी बेशुमार। हिंदी में कम से कम 5 पीढ़ियों के 50 कवि तो ऐसे नहीं है जो महत्वपूर्ण लिख रहे हैं। उनकी नामावली गिनाने से कोई मतलब नहीं, उनके संकलन और उनकी कविता की पंक्तियों को उद्धृत करने से कोई ज्यादा बात बनती नहीं है। बात तब ज्यादा बनेगी जबकि अपने समय में कवि कैसे प्रवेश करता है और कैसे वह अपने समय का निर्माण भी करता है। वह असहिष्णु, असंवेदनशील, विचारहीन और हिंस्र यह जो समय है, इसमें कवि को पोजीशन लेनी, क्योंकि जब शब्द ही खतरे में है, जब भाषा ही खतरे में है, जब 5-10 शब्द मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं और जब 2-4 व्यक्ति मिलकर जब एक समाज बनाते हो, जब समाज खतरे में है तो वाक्य खतरे में है। पूरे देश में जो माहौल है उसमें एक व्यक्ति जो है वह दंदना रहा है, ये इसे एक व्यक्ति का दंदनान है। इसे होना ही था हिंदुस्तान में, इसे हिंदुस्तान में इसलिए होना था कि ये जिस तरह की नव उदारवादी अर्थव्यवस्था को हमारे देश ने स्वीकार किया या लोगों ने स्वीकार करवाया, इसकी ये चरम परिणति थी या है या होगी। राजनीति जितनी अश्लील हो चुकी है उसके बरक्स कवियों को एक नीति गढ़नी होगी। आज एक राजनीतिक दल, जैसा मैंने कहा, भारत विजय रैली कर रहा है। 121 करोड़ वाले देश में कविता कहाँ खड़ी है, कवि कहाँ खड़ा है। हिंदी में कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह जो 50 के दशक से ही कविता लिख रहे हैं, उन्हें कविता लिखे हुए 50-60 वर्ष हो चुके हैं। नए कवि जो 2-4-5 वर्ष से कविताएं लिख रहे हैं। अधिसंख्य कवि अपने जीवन में सफल है। उपभोक्तावाद और बाजारवाद ने मनुष्य से उसकी संवेदना, विचार, दृष्टि सब कुछ छीन लिया है। बड़ा सवाल यह है कि अपने समय में कवि इसे देखता रहे या उसे अपनी कविता में चुनौती दे
कविता लिखना आज एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हमें स्वीकारना होगा। हमारे सामने अनेक हिंदी कवि, भारतीय कवि और विश्व कवि उदाहरण के रूप में मौजूद हैं। हम बार बार उनकी चर्चा करते हैं, उनका उल्लेख करते हैं। हम उनकी संतानें होने का गौरव भी अपने को प्रदान करते हैं। इस ग्लोबल, लोकल और ग्लोकल समय में कवि जो सर्वोत्तम प्राणी है, उसे जो सर्वोत्तम है उसे बचाना होगा। सर्वोत्तम को बचाने की जिम्मेदारी केवल कवियों पर है, उसके बाद साहित्यकारों पर होगी, उसके बाद कथाकारों, कहानीकारों, आलोचकों वगैरह पर होगी। एक नाइजीरियाई कवि जो अभी यहाँ अकेडमी में भी विश्व कविता का एक आयोजन हुआ था, वहाँ एक स्पेनिश कवि भी आए थे, अंतोनियो कोलिनास। उसकी एक कविता पंक्ति है, मेरी सांस में धीरे धीरे सांस लेती है दुनिया। एक दूसरे नाइजीरियाई कवि तानुरे उजाइदे ने मानवीय होने की आवश्यकता की बात की। दूसरों के हालात जानने के लिए तुम्हें सिर्फ मानवीय होने की आवश्यकता है। जब मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया जा रहा है, जब उसको विचार शून्य, विचारहीन, संवेदना विहीन विचार बना करके रखा जा रहा है, तब ऐसे समय में देवकाले की एक कविता है, यमराज की दिशा। हमारी माँ का जो समय था वह और हमारा समय है वह पूरी तरह बदला नहीं है। वह सघन रूप में विकसित होकर के हमें भयाक्रांत कर रहा है। यमराज की दिशा की पंक्तियां हैं, आज जिधर पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। ये ठीक है, ये जो सर्जक है, जो रचनाकार है, जो रचयिता है, वो इन आलीशान महलों में रहने वाले यमराज उन्हें आमंत्रित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। लेकिन फिर केदार जी की एक पंक्ति रखता हूं, दिल्ली आज की सीकड़ी है संत परवर। संतन को कहा सीकड़ी काम जैसी एक छोटी सी पंक्ति 500 वर्षों से हिला रही है हिंदी को। निस्संदेह हमारे समय की कविता में समय दर्ज है, पर कवि का केवल इतना ही नहीं है कि वह अपने समय को दर्ज कर दे, उसे समय की रचना भी करनी है। पाठक का समय, जनसाधारण का समय और कवियों के समय में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। 121 करोड़ की आबादी वाले भारतवर्ष में जो 90 करोड़ या 80 करोड़ आबादी जो एक तरह से हाशिए पर है, दुखी है, कवि कहाँ है, पार्टनर तुम कहाँ खड़े हो, किसके साथ खड़े हो, अपने समय में कवि की यह जो हस्तक्षेपकारी भूमिका है वह सर्वाधिक जरूरी है। एक ही समय में संघर्ष और समझौते दोनों होते चलते हैं। आज के समय में कविता प्रतिरोध और संघर्ष के बिना जीवित नहीं रहेगी, और यह सबसे खराब समय होगा जब कवि जीवित रहेगा और उसके सामने उसकी कविता उसे दम तोड़ती दिखाई देगी। कविता का सबसे बड़ा संकट यह होगा कि वह संकट की कविता बनने से बच जाएगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने आज के समय को समझने की कोशिश की। उसमें कविता या कवि की क्या भूमिका है। आगे का कार्यक्रम कार्यपाठ शुरू करें, उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे आए हुए हम अपने अतिथियों का एक जीवनी का मोमेंटम देकर के स्वागत करें। मैं गोविंद जी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले वे अशोक वाजपेयी जी का स्वागत करें। मैं रामचंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वे मंगलेश डबराल का स्वागत करें। मैं पुनः गोविंद जी से आग्रह करूंगा कि रविभूषण जी का स्वागत करें।
मैं रमन जी से आग्रह करूंगा कि जयप्रकाश कटम जी का स्वागत करें। मैं श्री प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि लीलाधर मंडोई जी का स्वागत करें। मैं देवीना से कहूंगा कि वे अनामिका जी का स्वागत करें। हमारे बीच कंप्यूटर स्कूल से लोबियाल जी बैठे हुए हैं, वो 3 दिनों से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। उनसे भी वहाँ प्रोफेसर हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि बद्री नारायण जी का स्वागत करें। मैं बेनजीर से कहूंगा कि वो दिनेश सुंदर जी का स्वागत करें। मैं मीनाक्षी से आग्रह करूंगा कि मकरंद परांजपे वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत करें। मकरंद जी आप आगे आ जाइए ना, यहाँ से सुनेंगे, मजा आएगा। मैं पुनः गोविंद जी से आग्रह करूंगा कि दुर्गा सरगुप्त जी का स्वागत करें। और पुनः मैं रामचंद्र जी से आग्रह करूंगा कि उनीता सचिदानंद जी का स्वागत करें। इसके बाद कार्यक्रम या कार्यपाठ संचालन के लिए मैं गोविंद जी से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यपाठ का संचालन करें। और जैसा कि रविशंकर जी ने एक बड़ी भूमिका रखी, कवियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौती साहित्य के सामने की है कि वो अपने समय के सवालों से कैसे टकराता है। कदम जी सामने बैठे हुए हैं, मॉरिशस में जब ये थे तो उनसे खूब हमारी बातचीत होती थी। वहाँ एक बहुत बड़े लेखक थे जिनकी चर्चा आप सब लोग करते रहते हैं, अनंत जी। अनंत जी ने एक कविता लिखी थी 1942 से 43 का, जब अंजाले उपन में एक मजदूर महिला थी और कहा जाता है कि उसने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब सारे केस की प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसमें बहुत लोग को गवाही देनी थी, कई लोग गवाही देने नहीं आए थे। उसी संदर्भ में उन्हें अनंत जी ने एक छोटी सी कविता लिखी थी जिसकी चर्चा वहाँ खूब होती है। उस कविता की चर्चा करके 2-3 अंश सुना करके मैं फिर गोविंद से आग्रह करूंगा कि आगे का कार्यक्रम वो संचालित करें। अनंत जी ने लिखा था, कविता की पंक्तियां हैं कि जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी, जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी, उस दिन सुबह नहीं हुई। उस दिन सुबह नहीं हुई। सुना गया कि मालिक के यहाँ की पार्टी में सूरज ने ज्यादा पी ली थी। तो मित्रों, कविता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं वही आग्रह करूंगा कि आगे का सत्र संचालित करें और 4:30 बजे तक हमें ये सत्र संचालन समाप्त करना है कार्यपाठ का। उसके बाद आधा घंटा हमारे दुर्गा जी बैठे हुए हैं, उनीता जी भी बैठी हुई हैं, फिर हमारे पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए खुलेगा सत्र। गोविंद प्रसाद जी। सभागार में उपस्थित सभी विद्वत समाज को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार हमारे समय और उससे संबंधित साहित्य पर चर्चा हो रही है। वो तमाम बातें अब दोबारा से यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, समय बहुत कम है। आपने देखा होगा ना, उन्होंने एक निर्धारित कर दिया है समय, और मैं सीधा काव्य संगोष्ठी की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे बीच में अशोक वाजपेयी, मकरंद परांजपे, बद्री नारायण, अनामिका जी, जयप्रकाश कटम, लीलाधर मंडोई जी, मंगलेश अग्रवाल जी और दिनेश संदीप। शायद और कोई कवि नहीं है मेरे और ये केवल मेरा इतना निवेदन है कि
मैं चाहता हूँ कि सब लोग, सभी कवियों से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक 2 कविताएं सुनाएं और समय केवल 8 मिनट का है। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अशोक वाजपेयी जी को। वो जी वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। आदरणीय अशोक वाजपेयी जी। मैं कोई भूमिका किसी कवि के बारे में, क्योंकि सब चर्चित कवि हैं जितने बैठे हैं। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, क्योंकि तुम मनुष्य हो, देवताओं की तरह निष्पाप नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी कविता, तुम्हारी जिजीविषा और आकांक्षा सब मटमैले हैं। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, जो 6 महाद्वीपों में बटी होने के बावजूद घायलों का, बेघरबारों का, अकारण मारे जाने वालों का एक विशाल महाद्वीप है। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी और महसूस करो कि कभी हरी भरी, कभी भूरी सूखी, उसकी वत्सलता कभी चुकती नहीं है। वो तुम्हारे गुनाहों को फेंकती जाती है स्मृति के क्षमादानों में। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, क्योंकि उसकी रेत और धूल में, उसके पानियों और वनस्पतियों में, उसकी असमय सूख रही नदियों और अकाल नग्न हो रहे पर्वतों में, उसकी अंधेरी खोहों में, उसके उजले अखवाते बीजों में अब भी आशा बची है। भय से दुबक कर कोने में अंधेरे में बैठे किसी कीड़े की तरह अपने आशातुर हाथों से उठाओ पृथ्वी। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, क्योंकि उसके पास आंसुओं का पैतृक नमक है, क्योंकि उसके पास गान की सघन मधुरिमा है, क्योंकि वो अब भी गीली मिट्टी का लौंदा है, जिसे तुम अपने हाथों से सूर्य की तरह उज्जवल और उत्तप्त, आकाश की तरह असीम गढ़ सकते हो। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना कि हरी पत्तियां कुछ दिन और हरी रहें, पक्षियों की आयु कुछ लंबी हो, बहुतों के घर जीवन में इतनी देर अंधेरा न रहे, सुरक्षित चकाचौंध में बहुत दिनों तक न रह सकें अत्याचारी और आतताई, बच्चों में चीजों का लालच बहुत न बढ़े, विचार के गलियारे इस कदर सूने न रहें, इतने पथहारे न हो स्वप्न दृष्टा, बूढ़े न हो इस कदर निस्सहाय, और युवा स्त्रियां इस तरह बेबस। करो प्रार्थना, प्रार्थना करो कि शब्दों पर भरोसा बना रहे और किसी भी हालत में वे कम न पड़े, कि सहायता की हर पुकार का तुम उत्तर दे सको, कि साधन भले कम पड़ जाएं, देने की इच्छा में कमी ना आए, और दुनिया की तेज रफ्तार से भले हम कदम न रह सको, पर चलने का संकल्प न घटे। करो प्रार्थना कि टुच्चे लोगों से भले न बच सको, अपने टुच्चेपन से बचे रहो, और जीवन की तरह मृत्यु में भी कुछ गरिमा हो। एक बहुत पुरानी सी कविता है, मैं भूल ही गया था, लेकिन इधर एक संकलन में चींटी। चींटियां इतिहास में नहीं होती, उनकी कतारें उसके भूगोल के आर पार फैल जाती हैं। किसी चींटी को न इतिहास याद रखता है, न कोई चींटी अपनी नन्ही सी काया पर इतिहास की धूल पड़ने देती है। चींटियां सच की भी चिंता नहीं करती, सच भी अपने व्यास में रेंग रही चींटी को शामिल करना जरूरी नहीं समझता। चींटी का समय लंबा न होता होगा, जितना होता है उसमें वह उस समय से परेशान होती है, इसका कोई ज्ञात प्रमाण नहीं। इतिहास सच और समय से परे और उनके द्वारा अलक्षित चींटी का जीवन फिर भी जीवन है, जिजीविषा से भरा पूरा, सिवाय इसके कि चींटी कभी नहीं गिड़गिड़ाती, कि कोई उसे नहीं देखता, दर्ज नहीं करता, या कि अपने में शामिल नहीं करता। कवि की मुश्किल ये नहीं है कि वो चींटी क्यों नहीं है, बल्कि ये कि शायद वो है, लेकिन न लोग उसे रहने देते हैं, न इतिहास, सच या समय। एक और कविता
शब्द नहीं बचे, मेरे पास शब्द नहीं बचे, सिर्फ कुछ सहायक क्रियाएं, एकाध अव्यय और दो चार चुप्पियां और सिसकियां। मैंने दूर से देखा कि बहुत सारे शब्द लहूलुहान पड़े हैं, आग में झुलसे और राख हुए, कुछ कराहते और घायल, कुछ राहत की उम्मीद में हिलगे हुए, ढहा गई दी गई दुकानों और धराशायी हुए मकानों के पत्थरों के अंधेरे में। कुछ बेहद मासूम लगते बच्चा चेहरों के साथ घूरे पर पड़े थे, जैसे कि कचरा हो। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें उठाकर इस बर्बर समय पर एक कविता बनाऊं। मैं अबोध नहीं था, मैं खबर रखता था, अपने तय चौकन्ना था। मैं जानता था कि लोग बात बात में खून के प्यासे हो जाते हैं। मैंने चौक चौपाल में मारकाट के षड्यंत्र बनते सुने थे। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे भरोसा था कि भाषा फिर भी पवित्र बची रहेगी। सरांध और चिरांद आ रही है भाषा से, खून चिथड़े और बेरहमी से तोड़ी गई हड्डियों में लिथड़ी है भाषा। प्रार्थना बन गई है खूंखार गाली, पड़ोस हत्याघर, गलियां हिंसा की बीथिकाएं। जो कल तक अपने थे आज दूसरे बना दिए गए। हत्यारों के चेहरे पर खून के दाग नहीं, दिग्विजय की आभा है। मैं असहाय देखता रहा हूँ कि कैसे शब्द गंदे किए जाते हैं, भाषा के विन्यास में घृणा कैसे बुनी जाती है, मोहल्ले पड़ोस को कविता से बाहर कैसे किया जाता है। बद्रीनारायण जी हमारे बीच में हैं और बहुत दूर से चल कर आए हैं। उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। बद्रीनारायण जी। धन्यवाद गोविंद जी। मेरी पहली कविता है बेगमपुरा एक्सप्रेस। एक बेगमपुरा रविदास जी की वो है जहाँ पर एक ट्रेन जाती है पंजाब से, और उसमें पूरे लोग हैं। अमरपुर से बेगमपुरा तक चलती है एक ट्रेन, बेगमपुरा एक्सप्रेस। सुबह 5:10 पर, बिल्कुल ब्रह्मवेला। टिकट काउंटर पर बैठा है क्लर्क टिकट लेकर। कहते हैं कि पैसे से मिल जाता है सब कुछ, पर लोग हाथ में ले खड़े हैं पैसे, रुपए व एटीएम कार्ड। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। कतली, खूनी, बलात्कारी, बेईमान, चालू, फ्रॉड, लंपट, हिंसक, झूठ, बवाली, सुल्तान साहिब मालिक, इन सबको नहीं मिलेगा टिकट। दंभी कवि, सत्ता के बौद्धिक, सब खड़े रह जाएंगे और नहीं मिलेगी उन्हें इस ट्रेन की टिकट। टिकट बाबू अगर इन्हें बेचना भी चाहेगा तो उसके हाथ बेकार हो जाएंगे। जो ढाई आखर जानता होगा वही बेचेगा टिकट। जो ढाई आखर जानता होगा वही पाएगा टिकट। लहरों से आए तारों को, कोमल मन सुकुमारों को, सराय के मालिकों को तो नहीं, पर सराय में रहने वालों को मिल जाएगी टिकट। टिकट बाबू सोना ले लो, चांदी ले लो, मुहरे और मोती ले लो, पर मुझे दे दो टिकट। कई 10 दशकों से मैंने कोई यात्रा नहीं की है। मैं जाना चाहता हूं बेगमपुरा। ट्रेन खुलने लगी है, हरे पंछी पेड़ से उड़ने लगे हैं। ट्रेन में खाना बैठे हैं, पीपा बैठे हैं सेनानाई। ट्रेन खुलने लगी है। दूसरी कविता है पुराने तरह की कविता। आओ न जैसे परियां उड़कर आती हैं, आओ न जैसे परियां उड़कर आती हैं, जैसे जादू का असर आता है। जैसे कार्य कारण संबंधों को धक्का बताते जीवन में संयोग आता है। कहीं से भी किसी तरह बार बार आने वाली लय की तरह आओ ना। कहीं से भी किसी तरह बार बार आने वाली लय की तरह आओ ना। आओ ना जैसे सृष्टि में कभी कभी और कहीं कहीं आकाश का मुंह छोड़ शुक्रतारा टूट कर पृथ्वी पर आ जाता है।
तमाम सावधानियों को धोखा दे, जैसे आंखों की पपनी पर आती है नींद की झुकनी, सेज हो या टूटी खाट, जैसे नींद में सपने आते हैं। आओ न, आओ न, इस केतली बन में पागल करने वाली तेरी याद आती है, जैसे जैसे नबोज सागवन के पेड़ की फुनगी पर झूमती हवा आती है, जैसे रेत में जल आता है। आओ न, आकाश में बादल के होने की अनिवार्यता को नकार, जैसे बारिश की बूंदें आती है, जैसे बरसात में कभी कभी झक से पीली सी धूप आ जाती है। जिस गति से ताड़ की फुनगी से टूट ताड़ का फल धरती पर आता है, उसी गति से आओ ना, उसी गति से आओ ना, जैसे चकमक पत्थर के कई बार टकराने पर कभी कभी अग्नि की चमक आ जाती है, कभी कभी अग्नि की चमक आ जाती है। जैसे देवता के सामने किए गए सहस्त्र मनोकामनाओं में से कभी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आओ न, जैसे असंभवों में संभव आता है। कविता लिखते वक्त जब प्रयास करते करते हार जाऊं और कविता न बने, तो मुझे उबारने के लिए शब्द बन आओ न। जैसे अपने आप कभी पेड़ की डाली से चू महुआ हथेली पर आता है, तुम आओ न, बिना ख्याल किए कि पूर्णिमा है या अमावस्या। कविता है दीनानाथ गौतम, एक माइग्रेंट बॉम्बे में मेरी उनसे मुलाकात अभी हाल में हुई थी। ये उनकी ये कविता है। माथे पर चुटकी कत्थई मुस्कान, मुंबई में टैक्सी चलाते हैं दीनानाथ। माथे पर चुटकी चुटिया कत्थई मुस्कान, मुंबई में टैक्सी चलाते हैं दीनानाथ। उनके माथे पर बाल थे घने काले, बालों में एक लंबी सी चुटिया। मैंने उनकी चुटिया देख कहा, पंडित जी जरा तेजी से गाड़ी चलाइए, जल्दी पहुंचना है जरा। टैक्सी की गति तेज करते हुए दीनानाथ ने कहा, सर मैं पंडित नहीं, एससी हूं यूपी का। मैंने अपने अनुमान को गलत होते देख थोड़ा सकचाते हुए कहा, तब तो खूब पूजा पाठ करते होंगे आप। नहीं साहब, मैं सिर्फ अपने माता पिता की ही पूजा करता हूँ। हालांकि मंदिर मस्जिद जो भी सामने आता है चुका लेता हूँ सर। बार बार हार खाया मेरा अनुमान, मेरा सामाजिक ध्यान गवाही हो रहा था। मैंने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, कोई जरूरी नहीं मंदिर जाने से ही कोई अच्छा हिंदू बन जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साहब मेरा नाम है दीनानाथ गौतम, मेरा धर्म बौद्ध है। हालांकि यह भी मुझे पहले पता नहीं था, मुंबई में आके पता चला। मैंने कहा, धन्य है भारत देश, जिसे एक खाके से समझा नहीं जा सकता, जिसे एक खाके से जाना नहीं जा सकता। धन्यवाद। हम कवियों को केवल सुनना ही नहीं चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि अब जो भी कवि आए वहाँ खड़े होकर डैश पर अपनी कविता का पाठ करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी आपको देखना भी चाहते हैं सुनते हुए। अब इसके बाद दिनेश रंजन जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और अपनी कविता का पाठ करें। दिनेश रंजन जी। धन्यवाद और आप सभी को नमन। 3 दिन हो गए हमें इस शिविर में और हमारे समय और साहित्य में छंद की बात नहीं हुई। मैं कोशिश करता हूँ कि छंद की बात करूं और मैं गजल के कुछ शेर आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि जब तक छंद हमारे जीवन से जब चला गया तो जो इनडिसिप्लिन आया वो हमारे जीवन में भी इनडिसिप्लिन रहा। और मेरा ये भी मानना है कि आज की गजल या हिंदी गजल या अपने समय और समाज से गहरी जुड़ी हुई है। उसने नई कविता का समकालीन मुहावरा या कविता के मुहावरे और उसकी भाव संहिता को छंद के अनुशासन के साथ साथ पाठक या श्रोता तक पहुंचाया है, ऐसा मेरा मानना है। कल पंकज बिस्क जी भी एक बात कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी फॉर्म यह सीमा तय नहीं कर सकती
कि उसमें अमुक बात नहीं कही जा सकती। मेरी कोशिश है कि मेरी गजल शायद समकालीन उस हिंदी कविता का आपको स्वाद दें। कुछ शेर गजलों से पढ़ता हूं, देखें आप कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। वो एक तितली अशोक वाजपेयी जी हो सकते हैं या 24 साल हो सकते हैं। कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। और तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह, तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह। मिट गया मिटकर नदी की धार को जिंदा किया, मिट गया मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। और बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर, बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। और शेर देखिए आपकी, लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई, लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई। और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई, मन में पिघलने आ गई। और ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी। शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई, ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी। शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई। और ये शेर खास तौर से देखे आपकी, अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें। अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। और एक करना चाहिए अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। और एक मतलब शेर देखे आपकी, एक बच्चा पेड़ से नाराज यूं हर बार था, एक बच्चा पेड़ से नाराज यूं हर बार था। फल लगा जब पेड़ पर तो बीच में बाजार था, एक बच्चा पेड़ से नाराज यूं हर बार था। फल लगा जब पेड़ पर तो बीच में बाजार था। और यूं लगा मुझको मैं जैसे घूम आया कत लगा, यूं लगा मुझको मैं जैसे घूम आया कत लगा। सामने उसने रखा जब आज का अखबार था, सामने उसने रखा जब आज का अखबार था। और शेर देखे आपकी, चंद जुगनू बैठ करके सोचती रातों में बात, चंद जुगनू बैठ करके सोचते रातों में बात। कि रोशनी की अब नहीं है सूर्य के हाथों में बात, चंद जुगनू बैठ करके सोचते रातों में बात। रोशनी की अब नहीं है सूर्य के हाथों में बात। और आंच क्या अब तो धुआं तक भी नजर आता नहीं, आंच क्या अब तो धुआं तक भी नजर आता नहीं। आग की करते हैं अक्सर लोग बरसातों में बात, आग की करते हैं अक्सर लोग बरसातों में बात। और आपका चेहरा गजब है स्वर गजब अभिनय गजब, आपका चेहरा गजब है स्वर गजब अभिनय गजब। बस नहीं है तो नहीं है आपकी बातों में बात, आपका चेहरा गजब है स्वर गजब अभिनय गजब। बस नहीं है तो नहीं है आपकी बातों में बात। और एक अलग मिजाज के 2-3 शेर और देख लें कि भोर हुए से ही संध्या को करता आज इशारा दिन, भोर हुए से ही संध्या को करता आज इशारा दिन। ये तो सूरज से तुम पूछो किसके साथ गुजारा दिन, भोर हुए से ही संध्या को करता आज इशारा दिन। ये तो सूरज से तुम पूछो किसके साथ गुजारा दिन। और काम नहीं आसा होता है एक नन्हा घर ले आना, काम नहीं आसा होता है एक नन्हा घर ले आना। सौंप रहा केवल जब हमको मिट्टी चूना गारा दिन, काम नहीं आसा होता है एक नन्हा घर ले आना। सौंप रहा केवल जब हमको मिट्टी चूना गारा दिन। और शेर देखें कि पेट ने बांचे नहीं
दो जून के रिश्ते, पेट ने बांचे नहीं 2 जून के रिश्ते, उंगलियों ने तब पड़े नाखून के रिश्ते। पेट ने बांचे नहीं 2 जून के रिश्ते, उंगलियों ने तब पड़े नाखून के रिश्ते, उंगलियों ने तब पड़े नाखून के रिश्ते। और चंद नंगे लोग छत पर धूप में बैठे, चंद नंगे लोग छत पर धूप में बैठे, बुन रहे थे सर्दियों में ऊन के रिश्ते, बुन रहे थे सर्दियों में ऊन के रिश्ते। और रूठ कर नदियां पहाड़ों से चली आई, रूठ कर नदियां पहाड़ों से चली आई, बर्फ के घर में किए जब जून के रिश्ते, बर्फ के घर में किए जब जून के रिश्ते। और एक गजल के शेर देखते हैं कि रास्ते में खून ही खून है और सफर में तू भी है, रास्ते में खून ही खून है और सफर में तू भी है। घर जो है रिश्तों का जंगल और घर में तू भी है, और घर में तू भी है। और बांटने वाले बता ये कैसा बंटवारा किया, बांटने वाले बता, बांटने वाले बता ये कैसा बंटवारा किया। मुझसे तो मेरी जमीली पर अधर में तू भी है, बांटने वाले बता ये कैसा बंटवारा किया। मुझसे तो मेरी जमीली पर अधर में तू भी है। और शेर देखिए कि हुक्म है सब पेड़ फल वाले गिराए जाएंगे। जो क्रिएटिव है उनको खतरा है। हुक्म है, हुक्म है सब पेड़ फल वाले गिराए जाएंगे। एक है मेरा निशाना और नजर में तू भी है। हुक्म है सब पेड़ फल वाले गिराए जाएंगे। एक है मेरा निशाना और नजर में तू भी है। और शेर देखें कि रोशनी वाले दिए ने सुबह सूरज से कहा, रोशनी वाले दिए ने, रोशनी वाले दिए ने सुबह सूरज से कहा। फिर अंधेरे में शहर है और शहर में तू भी है। रोशनी वाले दिए ने सुबह सूरज से कहा, फिर अंधेरे में शहर है और शहर में तू भी है। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि दोस्ती पहले जताना और नजरें फेरना, दोस्ती पहले जताना और नजरें फेरना। क्या ये दुनिया का असर है और असर में तू भी है। मित्रों, मैंने सोचा था कि आज कोई शेर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तो शेर पढ़ना पड़ेगा कि मेरे चेहरे की परेशानी को देखो, कभी तूफान में पानी को देखो, और मुझको कहते हो आवारा तबीयत, हवा को, आग को, पानी को देखो, मेरे चेहरे की परेशानी को देखो। मकरंद परांजपे जी हमारे बीच में हैं और वो सचमुच में चलकर आए हैं। तो मेरा आग्रह है कि वो आए और अपनी कविता सुनाए। मकरंद परांजपे। चल के तो आए हूँ लेकिन बहुत नजदीक से आए तो चलकर ही है फिर भी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सबसे पहले कि मेरे सहभागी यहाँ जो सहयोगी जो है देवेंद्र जी और गोविंद जी, इन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ लेकिन प्रोत्साहन मुझे कुछ इस तरह देवेंद्र जी ने दिया कि हम लोग एक हिंदी अकेडमी की कवि गोष्ठी में थे तो बैठे बैठे अनुवाद शुरू कर दिया। फिर कुछ गणपत जी ने भी मदद की और हमारे कुछ विद्यार्थी बैठे थे। तो इसी तरह 2 कविताएं मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो मूलतः अंग्रेजी में लिखी हैं लेकिन उनका हिंदी में मैं अनुवाद सुनाना चाहूँगा आपको। तो पहली कविता शीर्षक है सोच की खुराक, यानी फूड फॉर थॉट, सोच की खुराक। अकस्मात आकाश धुंधलाया, तिलचट्टों का अंधड़, कोई अतिवृष्टि नहीं। अपनी नवजात फसल की रक्षा के लिए मैं व्यर्थ ही अनेक आग की लपेटें जलाएं, मैंने व्यर्थ ही अनेक आग की लपटें जलाई। अपनी नवजात फसल की रक्षा के लिए मैंने व्यर्थ ही अनेक आग की लपटें जलाई। जो कुछ हाथ आया डाला उनमें, धुएं
ने भगाए कुछ, कुछ गिरे कुछ मरे, बाकी टूट पड़े। कई झुंड दिमाग को चाटने लगे। बोराया हुआ मैं दौड़ रहा हूँ धरती पर, तिलचट्टों को नंगे पैर कुचलते हुए, टीन के डिब्बों को पीट पीट कर चिल्ला रहा हूँ भयंकर भक्षण से भटकाने के लिए। जब भीतर अकाल पड़ेगा हम पूरे भूखे नहीं मरेंगे। जब भीतर अकाल पड़ेगा हम पूरे भूखे नहीं मरेंगे। मृत शब्दों का टीला बनाकर पकाएंगे, मृत शब्दों का टीला बनाकर पकाएंगे। कहते हैं चावल और दाल के अभाव में जायकेदार होते हैं। और ये दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है बर्बादी की सैर। पुराने किले की दीवारों पुराने किले की दीवारें दरक गई, पुराने किले की दीवारें दरक गई। पास में उजड़े हुए साम्राज्यों के अवशेष बिखरे पड़े यहाँ वहाँ। संगमरमर के टूटे सूखे फव्वारे के नजदीक एक पंख चिथड़े हुए तन्हा से कौवे की तरसती कराह। यह था शाही हमाम। यहां से निकलती थी किसी दूसरी जुबान में खूबसूरत सी ध्वनि। कैद सदियों के भीतर से मलमल के पर्दों का खुलना, आईने से चमकते पत्थरों का चाहत भरे कदमों से सजना, पानी की कलकलाहट में हंसी के बुदबुदों का घुल जाना। काल से भूखी शाम जकड़ती है मुझे अपने सूखे अंधेरे पंजों में। काल से भूखी शाम जकड़ती है मुझे अपने सूखे अंधेरे पंजों में। एक बार फिर ये बेचैन पत्थर परेशान पूर्वज कुछ अनजान इरादे लिए मेरी काया प्रवेश करते हैं। धन्यवाद। मित्रों, आपने बहुत अलग स्वाद की कविता भी सुनी और अब इसके बाद एक नया स्वाद की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, लीलाधर मंडलोई जी की तरफ। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, लीलाधर मंडलोई जी आएँ और अपना काव्य पाठ करें। मंडलोई। नमस्कार। पहली कविता है इस हाल में। सबसे मानी खेज बात ये है आज, सबसे मानी खेज बात ये है आज, सबसे मानी खेज बात यह है आज कि कोई भरोसे से नहीं कह सकता अपनी जीत के बारे में, कि कोई भरोसे से नहीं कह सकता अपनी जीत के बारे में, कि जितना जानता है वो अपनी हार के बारे में। आपके पैसे से पीने वाला धुत मतदाता, आपके पैसे से पीने वाला धुत मतदाता भी जानता है जो सच आप नहीं जानते। मतदाता सरीखे परिपक्व होते, मतदाता सरीखे परिपक्व होते तो इस हाल में नहीं पहुंचती आपकी पार्टी। दूसरी कविता है पहला सबक। कितने रथ, कितने काफिले, कितनी रैलियां, कितनी दबिश, कितना नाचकूद। कितने रथ, कितने काफिले, कितनी रैलियां, कितनी दबिश, कितना नाचकूद, कितनी फप्तियां, कितने ड्रामाई भाषण, कितना सजीव प्रसारण। लालू से अधिक फुटेज का रिकॉर्ड तो किसी और का नहीं, लालू से अधिक फुटेज का रिकॉर्ड तो किसी और का नहीं। जी जान लगाकर मीडिया पर छा जाने वाले लोग भूल जाते हैं ये पहला सबक कि मीडिया अपने बाप का नहीं
फिर आप किस खेत की मूली? इस कविता का शीर्षक है अमीर आदमी। पिता ने बताया कि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। पिता ने बताया कि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उन्होंने कभी किसी से न आग मांगी, न रोटी, न शब्द, न कोई उधार। उन्होंने कभी किसी से न आग मांगी, न रोटी, न शब्द, न कोई उधार। ताउम्र धरती खोदी, वहां सब नगद था। आग, रोटी, शब्द और कविता। वे अंबानी से अधिक अमीर थे। वे अंबानी से अधिक अमीर थे। ये मुझे तब पता चला जब मैं अंबानी का नौकर हुआ। इसका शीर्षक है पांव। माफ करें, ये पैर नहीं जूते हैं। हालांकि जूते हमारी ही इजाद। हमारा भरोसा बादशाह की तरह जूतों पर नहीं है। हमारा भरोसा बादशाह की तरह जूतों पर नहीं है। हम तो अब भी पांव पर हैं। हम ही हैं दुनिया के पांव जो हर जगह मौजूद हैं बिना जूतों के। ये दुनिया जूतों की नहीं, पांव के भरोसे पर टिकी है। इस कविता का शीर्षक है हत्या। लोगों ने देखा और अनुभव किया खुलेआम कि वे हमारे बीच के थे, लेकिन नहीं मानी हमारी एक भी बात। लोगों ने देखा और अनुभव किया खुलेआम कि वे हमारे बीच के थे, लेकिन नहीं मानी हमारी एक भी बात। कि उन्हें सुनाई पड़ती थी सिक्कों की अनोखी खनक। वे बन सकने वाली सरकार की पार्टी में कब खिसक गए पता ही नहीं चला। वे बन सकने वाली सरकार की पार्टी में कब खिसक गए पता ही नहीं चला। वे जो हमारे थे कब हमारी हत्या की सुपारी ले चले। वे जो हमारे थे कब हमारी हत्या की सुपारी ले चुके, इसकी खबर तक न हुई। वे हमारे ना थे, ये सच जब तक हम जान पाते, हमारी हत्या हो चुकी थी। आखिरी कविता है एकाएक। रोज की तरह आज मैं फिर इंतजार में। नहीं आई गोरैया और गिलहरी, ना ही कबूतर का वो जोड़ा जो बना रहा था घोंसला अपने होने वाले बच्चों के लिए। रोज की तरह आज फिर मैं इंतजार में। नहीं आई गोरैया और गिलहरी, ना ही कबूतर का वो जोड़ा जो बना रहा था घोंसला अपने होने वाले बच्चों के लिए। एकाएक बंद कर आंखें में बोल उठा, गोरैया दे, गिलहरी दे, कबूतर दे मेरे मौला, मेरे मौला। मित्रों, मंडलोई जी की एक कविता की एक पंक्ति को सुनकर मुझे देवेंद्र कुमार बंगाली की एक पंक्ति याद आ गई। पैरों को चाट गए जूते, जिंदा हैं तो अपने बूते। पैरों को चाट गए जूते, जिंदा हैं तो अपने बूते। अब एक नए रंग में मैं चाहता हूँ कि जयप्रकाश करदम जी हैं और अपनी कविता का पाठ करें। जयप्रकाश करदम जी। सभी को नमस्कार। और मैं अपना शुरुआत करूंगा कि गज़लें सुनने में बहुत सुंदर, तो थोड़ी सी रवानगी हुई, मुझे आती नहीं, लेकिन थोड़े से अच्छा कोई बात नहीं। बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, वे उजालों की सैर करते हैं। तो कहा जाता है लिए तो ठीक नहीं है। बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, वे उजालों की सैर करते हैं। वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले जाति वर्णों में बटे फिरते हैं। बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, वे उजालों की सैर करते हैं। वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले जाति वर्णों में बटे फिरते हैं। खूब आता है सताने का सलीका उनको, न्याय के नाम पर वे दंड दिया करते हैं। और किसने किसको क्या दिया क्या लिया छीना, किसने किसको क्या दिया क्या लिया छीना, बात उठती है तो परेशान हुआ करते हैं। और सुना है चांद और मंगल पे बसेंगी बस्ती, सुना है चांद और मंगल पे बसेंगी बस्ती, कहाँ होंगे जो बस्तियों से बाहर रहते हैं।
कविता है लाठी। पानी का वार हमारा था, लेकिन मढ़ैया का बदनी जाट काट ले गया था पानी जबरन अपने खेत में। पानी का वार हमारा था, लेकिन मढ़ैया का बदनी जाट काट ले गया था पानी जबरन अपने खेत में। प्रतिकार किया था मेरे पिता ने, तो उनकी कमर पर पड़ी थी लाठी। उस लाठी की चोट से बहुत दिन तक मेरे पिता और परिवार की कमर दुखती रही। विवशता की कील रह रहकर कलेजों में चुभती रही। जब भी पुरवाई हवा चलती, मेरे पिता की कमर दर्द करती। वह आक्रोश से कसमसाते, पर सांप का सा फन मारकर रह जाते। दबावों के चलते पुलिया के पास वाला वह खेत बिक गया। दबावों के चलते पुलिया के पास वाला वह खेत बिक गया और पिताजी भी मरने मर गए। पर मरते दम तक उनकी कमर से उस लाठी का दर्द नहीं गया। पिताजी को मरे अब 30 वर्ष हो गए हैं। इन 30 वर्षों में जिंदगी को मिले बहुत से जख्म भी अब भर गए हैं। पर आज भी जब जब पुरवाई चलती है, मेरे पिता की कमर में लगी बदनी जाट की वह लाठी मेरे सीने में कसकती है। एक और कविता जन की भाषा में। मेरे दोस्त, मेरे लिए उस भाषा में मंगल कामना मत करो जो भाषा कभी मेरी नहीं रही। मेरे दोस्त, मेरे लिए उस भाषा में मंगल कामना मत करो जो भाषा कभी मेरी नहीं रही, जिसके लिए रहा मैं सदैव अंत्यज अस्पृश्य। मेरे दोस्त, उस भाषा में मेरी प्रशस्ति के गीत मत लिखो जिस भाषा में लिखे गए मेरे दमन के दस्तावेज। मेरे दोस्त, उस भाषा में मेरी प्रशस्ति के गीत मत लिखो जिस भाषा में लिखे गए मेरे दमन के दस्तावेज, जिनके तीर जैसे नुकीले शब्द बींध जाते हैं मेरे कलेजे को और कर देते हैं आहत मेरी चेतना को आज भी। मैं अस्वीकारता हूं, धिक्कारता हूं अपने विरोध में खड़ी उस देव भाषा को, जिसका उच्चारण करने मात्र से काटी गई है मेरी जिह्वा, फोड़ी गई है मेरी आंखें गर्म सलाखों से। मुझे नफरत है उस भाषा के संस्कारों से, उसके शास्त्रीय सरोकारों से। उस भाषा में अभिनंदन कर मेरा अपमान मत करो। उस भाषा में अभिनंदन कर मेरा अपमान मत करो। उस भाषा में मुझे उस भाषा में संबोधित कर मत बुलाओ। मैं देव नहीं जन हूं, मुझसे जन की भाषा न बताओ। अभी मुझे चूंकि कहने के लिए मने नहीं किया, तो इसलिए एक और सुना देता हूँ। ये ईश्वर के और है एक कविता छोटी सी, ये भी कि ईश्वर कहते हैं तू है। ईश्वर कहते हैं तू है, तो कहते हैं कि तू सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। सब कुछ तेरी इच्छा और आदेश से होता है। तेरी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। यानी दुनिया में अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है, उस सब का कारण तू है। इसका मतलब सदियों से मेरे शोषण और अत्याचार का कारण भी तू है। कहते हैं तू बड़ा न्यायी और दयावान है, सबको कर्मों के अनुसार फल देने वाला है। फिर बता तूने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? फिर बता तूने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? मुझको जिल्लत का जहर क्यों दिया? ईश्वर, तेरे सत्य और शक्ति को मैं अब जान गया। तेरे दलालों की कुटिलता और कमीनेपन को भी पहचान गया। शुक्र है तो कहीं नहीं है, शुक्र है तो कहीं नहीं है, केवल धर्म के धंधे का एक ट्रेड नेम है। शुक्र है तो कहीं नहीं है, केवल धर्म के धंधे का एक ट्रेड नेम है। अगर सचमुच तो कहीं होता तो सदियों की अपनी यातना का हिसाब मैं तुझसे जरूर चुकाता हूँ।
मित्रों, करदम जी ने भी अपने काव्य पाठ का आरंभ जो है गजल से किया। मुझे लगा कि ये काव्य गोष्ठी जो है वो गजल गोष्ठी में लगभग बदलती जा रही है, तो क्यों ना साक्षात मतलब एक शेर और पूरी गजल क्यों ना मैं साक्षात गजल को ही मतलब पेश कर दूं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि अनामिका जी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। उनके लिए एक शेर सिर्फ ये मंडोई जी चाहते हैं, गजल नहीं पूरी, सिर्फ एक शेर। फूल जब कोई मुस्कुराया है, मुझको तेरा ख्याल आया है। नमस्कार। दुख की प्रजातियां। हे भंते, किसकी तरफ जाएं? दुख की अलग अलग प्रजातियां। एक दुख अंधों का, दूसरा उन आईनों का जो अंधों की बस्ती में पड़े रह गए धूल खाते। एक दुख गंजों का, जिनके के सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। और दूसरा दुख उन कंघों का जो गंजों की बस्ती में बिकने गए। एक दुख भैंसों का, बैठी बगुराने को लाचार। और दूसरा दुख उन बीनों का जो कि लगातार भैंसों के आगे बजने को अभिशप्त रहे। ये मार्क्स किसको कहें दुश्मन, किससे संघर्ष करें, के करीब से देखने पर सभी लाचार लगे, किस्म किस्म के दुखों में गिरफ्तार। हे बुद्ध, आप मार्क्स से एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर लें। हम भी तो सोच ही रहे हैं, क्या करें क्या करें। दूसरी कविता का शीर्षक है नमक। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है। गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती है थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। एक कविता है मृत्यु, उसका शीर्षक है। मृत्यु का क्या, वह तो मोहल्ले की लड़की है। आगे नाथ न पीछे पगहा, काली माई की तरह बाल खोले हुई घूमती रहती है इधर से उधर टूअर टापर। हर फसाद, हर दंगे के बाद एक बड़ी झाड़ू लिए घूम
घूमती है वह और झुककर बुहारती है कौशल से पूरी सड़क। आकाश एक बड़ी बोरी है उसकी ही पीठ पर लदी। झाड़ू लगाते लगाते थम बैठ जाती है वह तो कभी भी कहीं, और देखते देखते घेर लेते हैं उसको पटकनिया खेलते हुए बिल्ले, पिल्ले, बिलौटे और चूजे। वृद्धाएं उसको बहुत मानती हैं। टूटी हुई खाट पर टूटी हुई देह और ध्वस्त मन लेकर पड़ी हुई वृद्धाएं बची हुई सांसों की पोटली और एक टूटी मोबाइल तकिए के नीचे दबाए करती है इसकी प्रतीक्षा कि वह किलकती हुई कहीं से आए, जमकर करे तेल मालिश और कुछ बोले बतियाए, कहीं ले जाए। उसके लिए छोड़ देती है वे एक आटे की लोई। खूब झूर झूर सेकती है वह जीवन की रोटी। सांसों की भट्टी के आगे छितराई हुई धीरे धीरे तोड़ती है वह अपने निवाले तो। पेशानी पर उसके एक बूंद चमचम पसीने की गुलियाती तो है जरूर, पर वह उसे नीचे टपकने नहीं देती। आस्तीन से पोंछ लेती है ढोल ढकर कुर्ते की। कम से कम 25 बार हमको बचाने की कोशिश करती है वह इसी तरह हमारे टपकने के पहले। बड़े रोब से घूमती है इस पूरे कायनात में यूं ही। आपकी परछाई है ना वह, आप उसे बांध नहीं सकते। हाँ, लांघ सकते हैं सातों समुंदर, अपनी परछाई नहीं लांघ सकते। डरना क्या, वह तो रही, वह रही। मृत्यु ही तो है ना, मृत्यु मोहल्ले की लड़की। अंतिम कविता है स्त्रियां। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें, देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसा ठस ठूसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठुठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुष्चरित्र महिलाएं, दुष्चरित्र महिलाएं, इन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धक्त जंगली लताएं। खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये इन्होंने थोड़े ही लिखी हैं, कनखियां, इशारे, फिर कनखी। बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। तो अनामी गजल को आपने सुना और शायद आप सोच रहे होंगे कि गजल के नाम पर ये क्या था। तो आज हमारे समय की गजल का लगभग मिजाज ऐसा ही हो चला है। हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है, यही मिजाज है। हमारे बीच में रविकेश मिश्र आए हुए हैं। मेरा निवेदन है कि वो आए और अपनी कविता का पाठ करें। वो कोरियाई कविता का अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। रविकेश मिश्र।
नमस्ते। सबसे पहले मैं हिंदी भाषा केंद्र और खास करके जयेंद्र चौबे जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ मौजूद बड़े प्रख्यात साहित्यकार और कवियों के बीच में मुझे एक बहुत ही कम जाने वाले कोरियन साहित्य के बारे में कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मैंने कुछ दो तीन जो सबसे फेमस, जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं कोरिया के, उनका मैंने छोटी छोटी कविताएं मैंने सिलेक्ट की हैं। एक कविता एक कवि का है जो अभी तक मौजूद है हमारे बीच में। 3 बार उनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। और मैंने इनॉग्रेशन के समय मैंने सुना कि तुलसीराम सर के बारे में भी सुना कि मृत्यु के बारे में उन्होंने जो लिखा है रोदैया में। तो जो कोरियन समाज है, कोरियाई समाज है और साहित्य है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो हम हिंदी साहित्य के साथ भी काफ़ी समानताएं देखी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन ही केवल पढ़ पाऊंगा अगर शायद। तो कवि का नाम है को अन, जो अभी मौजूद हैं और ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी पोएट माने जाते हैं अपने ज़माने में। और ये अपने ज़माने में मौत को काफ़ी नज़दीक से देखना चाहते थे। वैसे ये जो कविता मैंने ली है इसका मौत से कोई डायरेक्ट संबंध प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है, लेकिन ये कवि ऐसे थे जिन्होंने जापानीज कॉलोनिज्म के समय में काफ़ी संघर्ष किया और अभी भी इन्होंने अनवरत प्रयास करके अपनी लेखनी को उधार दिए हुए हैं और कम से कम 100 से ज़्यादा अपने साहित्य कविता का उन्होंने वो बुक्स निकाली हैं। तो एक इन्होंने लिखा है बर्फीला सड़क, जो मैं पढ़ूंगा। अब मैं निहारता हूँ उस बर्फीले सड़क को जिसमें दब गई हैं सारी बीती बातें। पूरी सर्दी घूमते हुए देखता हूँ इस अनजाने से देश को। मेरे मन में खींचती है एक तस्वीर पहले बर्फ गिरने की। गहरे ध्यान में विलीन है पूरी दुनिया, जहाँ फैली है असीम शांति जो नहीं दिखी मुझे किसी और के देश में। मैं निहारता हूँ सारे चीजों की अदृश्य गतियों को। जहाँ से बर्फ गिरती है वो आसमान क्या है। बर्फबारी को ध्यान से सुनने पर सुनाई पड़ती है मुझे विशाल धरती की स्वीकार उक्ति। ऐसा पहली बार सुनता हूँ। मेरा मन बाहर से है एक बर्फीला सड़क और अंदर में है पसरा धूप अंधेरा। सर्दी की दुनिया में घूमते हुए अब आ गया हूँ रखवाली करने इस असीम शांति को। गिरते बर्फ के ढेर के सामने मेरा मन होता है उदास। तो ये कविता है। इसके बाद मैंने एक और कविता का किया है जो जिनका नाम है, कवि का नाम है हान योंग-उन, जो बुद्धिस्ट पोएट रहे हैं और इन पर भारतीय संस्कृति का, खास करके रविंद्रनाथ टैगोर का काफ़ी प्रभाव देखा जाता है और इस पे कई सारे कंपैरेटिव लिटरेचर में रिसर्च जारी है। विरह सौंदर्य का सृजन है। विरह का सौंदर्य नहीं है उस सुबह के क्षणिक स्वर्णिम किरणों में, रात की अल्पकालिक स्याह सिल्क में, शाश्वत जीवन में जहां मौत नहीं होती, न ही उन सुंदर फूलों में जो कभी नहीं मुरझाती। ओ प्रिय, यदि विरह न हो तो मैं आंसुओं के भीगे मौत के बाद फिर हंसते हुए जिंदा नहीं हो सकता। ओ विरह, विरह सौंदर्य का सृजन है। तो ये तीसरी कविता मैं
पढ़ने जा रहा हूँ, जो वहाँ के एक प्रमुख कोरियन कवि हैं जिनका नाम है चॉन्ग जी योंग। इन्होंने करीब 139 कविताएं लिखी जो मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण है और मानस पटल पर सशक्त बिंब उकेरती हैं। कविता का शीर्षक है रात। बर्फ से लदे बादलों के बीच बहता है एक दूधिया चांद। छज्जे पर सरक रहा है संतरे का पेड़। बहती है एक मोमबत्ती अकेली और बहते हैं सारस के नन्हे घोंसले। तेंदुए की खाल में समाया हुआ मैं पड़ा हूँ यहाँ अकेला और कर रहा हूँ पार इस तन्हाई के सागर को आज रात। एक है झील। एक चेहरा इन दो नन्ही हथेलियों में छुप सकता है, लेकिन तुमसे मिलने को आतुर झील से विशद इस दिल को छुपाने के लिए बंद हो पाती हैं केवल ये दो नन्ही आंखें। सीजो एक मैंने सोचा है, जापानीज में हाइकू आप सब लोगों ने सुना होगा, उसी तरह से कोरियन में भी सीजो करके एक विधा है जो काफी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। तो एक छोटा सा उसके मैंने किया है। रात के जमा होने के साथ होता है मेरा दिल तन्हा, ये होगा और हल्का एक सर्द सुई की तरह, और मेरे पास ना होगा कोई धागा, कोई भी रंगीन धागा। और अंतिम कविता है तारा। लेट कर निहारता हूँ एक तारा बहुत ही दूर, ऐसा लगता है कि यह बहुत नजदीक जुड़े हुए एक सुनहरे धागे से, जो जुड़ी हैं मेरी उमती अलसाई आंखों के कोने से। रात के गहराने पर टूट जाती है मेरी नींद और चिपक जाती है खिड़की के शीशे से एक झलक पाने को। जाने क्यों लगता है कुछ अचानक, कुछ उठता हुआ सा, जैसे पुकार रहा है स्वागत करने को। तन्हाई की ये रात, तन्हाई की ये आग जो उठती है कहीं से, धधकती है आह में एक शोले की तरह। उजले कपड़ों में उठता हूँ मैं, दोनों हाथ जोड़े हुए अपने सीने पर। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। हमारी काव्य गोष्ठी अंतिम पड़ाव पर पहुंची है और हमारे बीच में मंगलेश नगराल जी आज की गोष्ठी के मैं समझता हूँ अंतिम कवि है। मंगलेश जी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कविताओं में मैं समझता हूँ कि दुख की जो एक सघन तरलता है और लंबे समय से वो लगभग 80 से लगातार लिख रहे हैं। और एक और बात, शायद संगीत पर जितनी कविताएं उन्होंने लिखी हैं हमारे समकालीन कवियों ने शायद किसी ने नहीं लिखी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करना। मंगलेश नगराल जी। पहली कविता है बची हुई जगह है। रोज कुछ भूलता कुछ खोता रहता हूँ, चश्मा कहाँ रख दिया है, कलम कहाँ खो गया है, अभी अभी नीला रंग देखा था वो पता नहीं कहाँ चला गया। चिट्ठियों के जवाब देना, कर्ज की किस्तें चुकाना भूल जाता हूँ, दोस्तों को सलाम और विदा कहना याद नहीं रहता। अफसोस प्रकट करता हूँ कि मेरे हाथ ऐसे कामों में उलझे रहे जिनका मेरे दिमाग से कोई मेल नहीं था। कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ भूला था उसका याद न रहना भूल गया। माँ कहती थी उस जगह जाओ जहाँ आखिरी बार तुमने उन्हें देखा, उतारा या रखा था। अमूमन मुझे वे चीजें मिल जाती और मैं खुश हो उठता। माँ कहती थी चीजें जहाँ होती हैं अपनी एक जगह बना लेती हैं और वह आसानी से मिटती नहीं। माँ अब नहीं है, सिर्फ उसकी जगह बची हुई है। चीजें खो जाती हैं लेकिन जगहें बनी रहती हैं। हम कहीं और चले जाते हैं, अपने घरों, लोगों, अपने पानी और पेड़ों से दूर। मैं जहाँ से एक पत्थर की तरह खिसक कर चला आया, उस पहाड़ में भी एक छोटी सी जगह बची होगी। इस बीच मेरा शहर एक विशालकाय बांध के पानी में डूब गया। उसके बदले वैसा ही एक और शहर उठा दिया गया, लेकिन मैंने कहा मेरा शहर अब एक खाली जगह है।
घटनाएं विलीन हो जाती हैं, लेकिन वे जगहें बनी रहती हैं जहाँ वे घटित हुई थीं, जमा होती जाती हैं, साथ चलती रहती हैं, याद दिलाती हुई कि हम क्या भूल गए हैं और हमने क्या खो दिया है। दूसरी कविता रघुभूषण जी ने अपने भाषण में आज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आज का यथार्थ है उसका जिक्र काफी किया। एक उस तरह की उस बारे में एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। इसका नाम यथार्थ इन दिनों। मैं जब भी यथार्थ का पीछा करता हूँ, देखता हूँ वह भी मेरा पीछा कर रहा है, मुझसे तेज भाग रहा है। घर हो या बाजार, हर जगह उसके दांत चमकते हुए दिखते हैं, अंधेरे में, रोशनी में। घबराया हुआ मैं नींद में जाता हूँ तो वह वहां भी मौजूद होता है। एक स्वप्न से निकलकर बाहर आता हूँ तो वह वहां पहले से घात लगाए हुए रहता है। यथार्थ इन दिनों इतना चौंधियाता हुआ है कि उससे आंखें मिलाना मुश्किल है। मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो वह एक हिंस्र जानवर की तरह हमला करके निकल जाता है। सिर्फ कहीं कहीं उसके निशान दिखाई देते हैं, किसी सड़क पर, जंगल में, पेड़ के नीचे, एक झोपड़ी के भीतर, एक उजड़ा हुआ चूल्हा, एक ढही हुई छत, छोड़कर चले गए लोगों का एक सुनसान। एक मरा हुआ मनुष्य इस समय जीवित मनुष्य की तुलना में कहीं ज्यादा कह रहा है। उसके शरीर से बहता हुआ रक्त शरीर के भीतर दौड़ते हुए रक्त से कहीं ज्यादा आवाज कर रहा है। एक तेज हवा चल रही है और विचारों, स्वप्नों, स्मृतियों को फटे हुए कागजों की तरह उड़ा रही है। एक अंधेरी सी, काली सी चीज, हिंस्र पशुओं से भरी हुई एक रात चारों ओर इकट्ठा हो रही है। एक लुटेरा, एक हत्यारा, एक दलाल आसमानों, पहाड़ों, मैदानों को लांघता हुआ आ रहा है। उसके हाथ धरती के मर्म को दबोचने के लिए बढ़ रहे हैं। एक आदिवासी को उसके जंगल से खदेड़ने का खाका बन चुका है। विस्थापितों की एक भीड़ अपनी बची कुची गृहस्थी को कोठलियों में बांध रही है। उसे किसी अज्ञात भविष्य की ओर ढकेलने की योजना तैयार है। ऊपर आसमान में एक विकराल हवाई जहाज बम बरसाने के लिए तैयार है। नीचे घाटी में एक आत्मघाती दस्ता अपने सुंदर नौजवान शरीरों पर बम और मिसाइलें बांधे हुए हैं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, अंगरक्षक, सुरक्षा गार्ड, सैनिक, अर्धसैनिक बल गोलियों, बंदूकों, रॉकेटों से लैस हो रहे हैं। यथार्थ इन दिनों बहुत ज्यादा यथार्थ है। उसके शरीर से ज्यादा दिखाई दे रहा है उसका रक्त। एक और कविता है, गुमशुदा। शहर के पेशाब घरों और अन्य लोकप्रिय जगहों में उन गुमशुदा लोगों की तलाश के पोस्टर अब भी चिपके हुए दिखते हैं जो कई बरस पहले 10 या 12 साल की उम्र में बिना बताए अपने घरों से निकले थे। पोस्टरों के अनुसार उनका कद मझोला है, रंग गोरा नहीं बल्कि गेहुआ या सांवला है। वह हवाई चप्पलें पहने हुए हैं। उनके चेहरे पर किसी चोट का निशान है और उनकी माएं उनके बगैर रोती रहती हैं। पोस्टरों के अंत में यह आश्वासन भी रहता है कि लापता की खबर देने वाले को मिलेगा यथासंभव उचित इनाम। तब भी वह किसी की पहचान में नहीं आते। पोस्टरों में छपी धुंधली तस्वीरों से उनका हुलिया नहीं मिलता। उनकी शुरुआती उदासी पर अब तकलीफें झेलने की ताब है। शहर के मौसम के हिसाब से बदलते गए हैं उनके चेहरे। कम खाते, कम सोते, कम बोलते, लगातार अपने पते बदलते हुए, सरल और कठिन दिनों को एक जैसा बिताते हुए अब वे एक दूसरी ही दुनिया में हैं। कुछ कुतूहल के साथ अपनी गुमशुदगी के पोस्टर देखते हुए, जिन्हें उनके परेशान माता पिता जब तक छपवाते रहते हैं और जिनमें अब भी 10 या 12 लिखी होती है उनकी उम्र। अंतिम पैराग्राफ के बीच
उसका नाम है टॉर्च। मेरे बचपन के दिनों में एक बार मेरे पिता एक सुंदर सी टॉर्च लाए, जिसके शीशे में खांचे बने हुए थे, जैसे आजकल कारों की हेडलाइट में होते हैं। हमारे इलाके में रोशनी की वह पहली मशीन, जिसकी शहतीर एक चमत्कार की तरह रात को 2 हिस्सों में बांट देती थी। एक सुबह मेरी पड़ोस की एक दादी ने पिता से कहा, बेटा इस मशीन से चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी सी आग दे दो। पिता ने हंसकर कहा, चाची इसमें आग नहीं होती, सिर्फ उजाला होता है। इसे रात होने पर जलाते हैं और इससे पहाड़ के उबड़ खाबड़ रास्ते साफ दिखाई देते हैं। दादी ने कहा, उजाले में थोड़ा आग भी होती तो कितना अच्छा था। मुझे रात से ही सुबह का चूल्हा जलाने की फिक्र रहती है। पिता को कोई जवाब नहीं सूझा, कोई खामोश रहे देर तक। इतने वर्ष बाद वह घटना, टॉर्च की वह रोशनी, आग मांगती दादी और पिता की खामोशी चली आती है हमारे वक्त की विडंबना में एक कविता की तरह। धन्यवाद मंगलेश जी। ये सत्र अब यहाँ संपन्न हुआ, लेकिन इसके बाद परिसंवाद के लिए आप सब आमंत्रित हैं और हमारे बीच में जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी विभाग अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता हुए हैं, मणिनाथ ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, अखलाक अहमद आम साहब हैं, रमन प्रसाद सिन्हा और दूसरे लोग उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि वो कविता पाठ के बारे में उनके मन में कोई भी अगर वो टिप्पणी करना चाहते हैं तो वो सब उनकी टिप्पणियाँ आमंत्रित है। मित्रों, जैसा ही गोविंद जी ने घोषणा किया या बातचीत किया आपसे कि अब ये सत्र आप सबके लिए खुला हुआ है, और जैसा कि हमारे कुछ पूर्व निर्धारित हम लोग चाहते थे कि रचना पाठ परिसंवाद में भी कुछ हमारे जो प्रबुद्ध श्रोता है, पाठक है, हिंदी के आलोचक हैं, वे शामिल हों और कवियों और लेखकों के साथ उनकी बातचीत हो। तो जाहिर है कि दुर्गा जी हमारे सामने, अमिता सचिदानंद जी हैं, उन्होंने कई लोग के नाम लिए, रमन जी हैं, और हमारे बीच मिलान यूनिवर्सिटी इटली से सिल्विया जी आई हुई हैं। वो 2-3 दिनों से इस पूरे संगोष्ठी को देख रही हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है कि उनके लगे कुछ टिप्पणी करना तो जरूर करें। तो ये सत्र खुला है, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगा कि दुर्गा जी एक टिप्पणी करें, उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। दुर्गा जी।